नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय खिची आपका शारीरिक शिक्षा की क्लासों में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शारीरिक शिक्षा पीटीआई सेकंड पेपर। दोस्तों, अभी हम फर्स्ट यूनिट में चल रहे हैं जिसका नाम है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, हमारी सेकंड पेपर में 8 यूनिट है दोस्तों। उसमें से हम सबसे पहले जो पहली यूनिट है आरबीडी पब्लिकेशन सिलेबस के अनुसार, हम उसी में ही हमारी ये 5वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों 4 क्लासें कर ली है। अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है और आप इस क्लास में न्यू हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिछली कक्षाओं का पहले अध्ययन करें। उसके बाद ही इस कक्षा में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह समझ में आएगा, अन्यथा आपके ऊपर से निकलता जाएगा और आप पिछड़ते चले जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे हमारी परीक्षा दिनांक के दिन डाउन होते जा रहे हैं, तो दोस्तों हमें अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर करना होगा, तभी हम कंपटीशन में अच्छे से फाइट कर पाएंगे, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह क्लासें हैं जो बिल्कुल यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। रोज़ाना एक क्लास आपको फ्री देखने को मिलेगी। डेली दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। अगर किसी कारणवश अपलोड नहीं की जाती है तो फिर अगले दिन आपको बिल्कुल अपलोडिंग क्लास मिलेगी। हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, हम अभी ऑफलाइन क्लासों से काम चला रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास आरबीडी की बुक नहीं है, आरबीडी, फिलान, थ्रोपियम, ये पुस्तक दोस्तों डॉक्टर अभिनव राठौड़ की है। दोस्तों, विगत परीक्षाओं के दौरान 2018-2022 का जो पेपर हुआ उसमें सेकंड पेपर में सबसे अच्छे क्वेश्चन दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक है आरबीडी। दोस्तों, मैं इस पुस्तक को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ। ये नहीं है कि दोस्तों इसमें मुझे कुछ मिलता है और जिसकी वजह से मैं इस पुस्तक को बेच रहा हूँ। नहीं दोस्तों, आप जहाँ मर्जी से, कहीं से भी, कैसे भी, कहीं से खरीदें, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। जब आप पिछले पेपरों का अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यह पुस्तक किस प्रकार लिखी गई है और हमारे क्वेश्चनों के ट्रेंड को समझते हुए, उनके परीक्षा के शब्दों से मेल खाते हुए यह पुस्तकें लिखी गई है, प्रकाशित की गई है। दोस्तों, आप पीछे के पेपर एक बार ज़रूर अध्ययन करें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ, 2011, 2013, 18 और 22 इन तीनों क्लासों के आप या तो प्रिंट निकाल लें, तीनों पेपरों के प्रिंट निकाल लें या आप गूगल से डाउनलोड कर लें। कम से कम दोस्तों आप इनका 2 बार अध्ययन कर लीजिए। मेरे कहने से 2 बार इनका आप अध्ययन कर लीजिए। जब आप बुक खोलोगे सिलेबस की और पढ़ने लगोगे, तब दोस्तों जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे जो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़े थे वो आपको याद होते जाएंगे और वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आप उनका ट्रेंड पकड़ पाओगे। उनका जो लूप होल है, जो गहराई है, वो आप समझ पाओगे। अन्यथा दोस्तों आप सिलेबस पढ़ते जाते हो, जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं। दोस्तों, वो क्यों हो जाते हैं? इसका मेन कारण यही है कि हमने क्वेश्चन पहले पढ़े नहीं, या हमने क्वेश्चन सेट लगाए नहीं, या हमने क्वेश्चन की भाषा में सिलेबस को नहीं किया। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि पेपर की भाषा के अनुसार हम सिलेबस करें।
अगर हम उसके विपरीत चलते हैं दोस्तों, हम खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं दोस्तों। अब तक दोस्तों हमने 4 कक्षाएं कर ली है। आज हमारी 5वीं कक्षा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस पर हम एक नज़र डालेंगे। उम्मीद है आप साथ साथ अध्ययन कर रहे हो, क्लास लगाने के बाद भी आप बुक को पढ़ रहे हो दोस्तों। जैसी आपकी क्लास हो जाती है दोस्तों, आप एक बार जो पढ़ाया है उस बुक में से एक बार ज़रूर पढ़ें, कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो मिल जाएगा। अन्यथा हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टा है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम बिल्कुल आपका रिप्लाई देंगे, आपको समाधान मुहैया करवाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं बिना किसी टाइम जाहिर किए हुए। दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन में हमने क्या क्या पढ़े हैं, एक एक पर अभी थोड़ी नज़र घुमा लेते हैं ताकि हम सिलेबस को अच्छे से कवर पाएँ, कोई भी विषय, कोई भी हमारा टॉपिक है वो छूट ना पाए। दोस्तों अभी तक हमने शारीरिक शिक्षा का अर्थ अच्छे से समझ लिया दोस्तों, जिसमें हमने शारीरिक शिक्षा का थोड़ा इतिहास देखा, ठीक है, और प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा क्या थी और आज उसका स्वरूप वर्तमान में क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी हमने एक नज़र डाल ली है। उसके बाद हमने शारीरिक शिक्षा की जो अवधारणा है, जो समाज में प्रचलित है, उस पर भी हमने एक नज़र डाली थी। उसमें देखा था समाज में शारीरिक शिक्षा को पहले क्या कहा जाता था, ठीक है, अभी जो समाज है वो शारीरिक शिक्षा के प्रति अपना कैसा रवैया रखता है, कैसी नज़र रखता है, कैसी सोच रखता है। उसके बाद हमने शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं की थी, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने शारीरिक शिक्षा क्या है, और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों में शारीरिक शिक्षा को पिरोने या बांधने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का क्या देखा था दोस्तों, उद्देश्य देखा था, एम्स देखा था, ठीक है। हमारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र ही उद्देश्य है दोस्तों, वह उद्देश्य क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। क्या है दोस्तों, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। दोस्तों इस वाक्य को आप कभी नहीं भूलना। जब तक आप शारीरिक शिक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब तक आपको काम आएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य हमने पढ़ लिया, और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य दोस्तों संपूर्ण व्यक्ति का विकास, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति का पूर्ण स्वांगीण या चहुमुखी रूप से शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है। उसके बाद हमने पढ़ा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, क्या पढ़ा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव पढ़ा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अब अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बताया है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, उनके शब्द दोस्तों कठिन हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, किंतु शारीरिक शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति का विकास करना, जिसमें हमने डुडल एवं सार्जेंट के अनुसार पढ़ा, कमेटी ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन आफर के अनुसार भी पढ़ा, चार्ल्स से बुस्टर के अनुसार पढ़ा, जेबिनेस के अनुसार पढ़ा, आगे ब्लूम एवं क्रॉथवेल के अनुसार भी पढ़ा। उन्होंने भी उन्होंने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक 3 उद्देश्य बताए शारीरिक शिक्षा के। आगे हमने शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र पढ़ा, शारीरिक शिक्षा का एरिया या दायरा, शारीरिक शिक्षा किन किन विषयों से जुड़ी हुई है, इसमें हमने ये पढ़ा, जिनमें से निकल कर आया जैव विज्ञान, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। इन चारों 500 विषय से दोस्तों शारीरिक शिक्षा जुड़ी हुई है। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आता है इस पर भी हमने चर्चा की। आगे हमने पढ़ा
जिम्नास्टिक पढ़ा दोस्तों, जिम्नास्टिक किसे कहते हैं ये भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ। शारीरिक शिक्षा की जो भ्रांतियाँ हैं वो समाज में किस प्रकार फैली हुई हैं, अन्य विषय पढ़ने वाले व्यक्ति या स्टूडेंट छात्र वो शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा वंशानुक्रम। उसके बाद हमने 10 नंबर पर पढ़ा वातावरण। वातावरण एक व्यक्ति के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने वंशानुक्रम और वातावरण को दोनों को गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा कि दोनों मिलकर बच्चे पर या बच्चे के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। उसके बाद हमने वृद्धि और विकास पढ़ा। वृद्धि और विकास में अंतर देखा, विकास के प्रकार पढ़े। ठीक है, बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हमने देखे, जिसमें अनुवांशिकता भी एक मात्र थी, वातावरण, उसके बाद प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे हमने कारक पढ़े पिछली कक्षा में। उसके बाद हमने बुद्धि विकास एवं महत्व की आवश्यकता पर जोर दिया दोस्तों। उसके बाद हमने वृद्धि विकास के सिद्धांत पढ़े, उसमें से कुछ थे निरंतरता का विकास, ठीक है, निरंतरता का विकास सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और अंत में हमने पढ़ा था एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है, अब हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आपने अभी तक पिछली कक्षाएं नहीं पढ़ी है या फिर आपको अन्यथा भी समझ में नहीं आ रहा है या उसके अलावा कोई और कारण है जिससे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी सहायता ले सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आप अपना क्वेश्चन डालिए, हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास में वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। दोस्तों ये अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं होती है दोस्तों, मैं एक बार इनका आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे ऐसे करके बड़ा होता है, तो दोस्तों बच्चे के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे स्टेज आते हैं दोस्तों, जिसमें बच्चे के जीवन में विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, वही अंतर व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, व्यक्ति की शारीरिक संरचनाएं क्या होगी। इन सब को पढ़कर दोस्तों हम बच्चे पर जब बच्चा ग्राउंड में आएगा उन पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। जब आप एक पीटीए या शारीरिक शिक्षक या एक कोच बन जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई उन पर लागू करने को मिलेगी, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। अभी हम केवल किताबों में पढ़ेंगे और परीक्षा को निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वहाँ तक पहुँच सके। सबसे पहले जो दोस्तों अवस्था आती है या बच्चे का स्टेज आता है वह आता है शिशुअवस्था। दोस्तों ये क्या होती है, ये बच्चे के जन्म से लेकर दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर 6 वर्ष तक बच्चे के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वह
शेषवा अवस्था के अंतर्गत नोट किए जाते हैं, उनका संकलन किया जाता है और हम देखते हैं कि वह परिवर्तन क्या क्या होते हैं और इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। विगत परीक्षाओं के दौरान भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। शेषवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक शिशु की मानसिक क्रियाओं, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि में तीव्र विकास। दोस्तों ध्यान, आप देखिए जब बच्चा बिल्कुल मान लीजिए कि 12 महीनों का बच्चा है, आप थोड़ी सी भी आवाज़ करिए बच्चा जाग जाएगा और रोने लगेगा। दोस्तों कहने का अर्थ है कि बच्चे का ध्यान कैसा होता है, आप खुद सोच कर देखिए। वह कुत्ते के जैसी नींद लेता है। दोस्तों जैसे कुत्ता सो रहा होता है और आप उसके पास से निकलते हो तो कुत्ता तुरंत जाग जाता है। उसकी निद्रा को स्वान निद्रा कहते हैं। बच्चे की जो निद्रा होती है ना शेषावस्था में, वह स्वान निद्रा होती है। उसमें बच्चा थोड़ी सी आवाज़ सुनकर जग जाता है। बच्चे की स्मृति, दोस्तों बच्चा इस उम्र में क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष तक, जब बच्चा 3 से 6 के बीच होता है तो बच्चे की स्मृति है दोस्तों वह धीरे धीरे बनने लगती है। स्मृति दोस्तों याददाश्तों को कहते हैं और इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा भूलता है। दोस्तों इसको बच्चे की भूलने की उम्र भी अवस्था कहते हैं। दोस्तों इसमें बच्चा बहुत भूलता है। कई बार देखते हो कि आप घर में छोटा बच्चा है 5 साल का, ठीक है, आप उसको बोलते हो जो जाओ बेटा वह चीज़ उठाकर लेके आओ, ठीक है, वह पहले तो उसकी तरफ जाता है, फिर उसकी तरफ जाते जाते भूल जाता है और वह और कहीं खेलने चला जाता है या खेलने लग जाता है। दोस्तों यह दोस्तों बच्चे की भूल व सुधार की अवस्था होती है, ठीक है। कल्पना, इस उम्र में बच्चा दोस्तों कल्पना बहुत करता है। क्या करता है? कल्पना बहुत करता है। वह बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि भैया ये क्या है, ठीक है, ये साइकिल ऐसे क्यों होती है, ये गाड़ियाँ आगे क्यों चलती है, इन गाड़ियों के टायर क्यों घूमते हैं, टायरों का रंग ही काला क्यों होता है, ठीक है, साइकिल की सीट है वह साइकिल की सीट ऊपर क्यों होती है, नीचे क्यों होती है। जिन जिन चीज़ों को वह देखता है उसमें से दोस्तों वह जानने का इच्छुक होता है कि ये कैसे बनी है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें काम आती है, ये साइकिल कहाँ से आती है, इसको कौन बनाता है, ये खिलौने किसने बनाए हैं, ये खिलौने ऐसे क्यों हैं, ये खिलौने बजते क्यों हैं। दोस्तों बच्चे के मन में जब शेषावस्था के दौरान बच्चा होता है उसके मन में हजारों लाखों सवाल आते रहते हैं। दोस्तों आप देखिएगा जब छोटा बच्चा आपकी उंगली पकड़ कर चल रहा होता है तो वह इधर उधर देखता रहता है। उसको कोई भी चीज़ ऐसी दिखी जो पीछे उसने अपने जीवन में देखी उससे अलग है तो वह तुरंत उस पर एक्शन लेगा और आपसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या काम आती है, ये यहाँ पर क्यों है, इसको किसने लाया, इसको किसने बनाया। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन वह करने लगता है। वह अपनी कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। आप देखिए दोस्तों जब पहली क्लास का बच्चा है तब उसकी उम्र 5 से 6 के बीच होती है। दोस्तों तो आप खुद देखिएगा वह कितनी कल्पना में खोया रहता है कि मुझे इतनी सारी चॉकलेट मिल जाए तो मैं ये करूँगी वो करूँगा, या मुझे ऐसे ऐसे कपड़े मिल जाएं तो मैं ऐसे पहन कर ये करूँगी। वह बिना गानों के डांस करता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। संवेदना, दोस्तों संवेदना क्या होती है? आप छोटे से बच्चे को जब आप चुंटी काटिए या उसकी नुकीली चीज़ उसको लगाइए तो देखिए दोस्तों उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो कितना फास्ट होता है, वो कितना ये गुस्सा करता है या कितनी जल्दी से आपकी तरफ देखता है। इन सब का दोस्तों इस उम्र में बच्चे में तीव्र विकास होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। दोस्तों शेषावस्था के दौरान बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वह बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों कैसे बढ़ती है? दोस्तों इस आयु में बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछली कक्षा के दौरान बताया है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी या नकल करना। देखिए दोस्तों
आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो आपके पापा, दादा, नानी या किसी की नकल तुरंत कर लेता है। जब देखिए दोस्तों, आपके दादाजी चलते हैं, आपके दादाजी एक लकड़ी के सहारे चलते हैं, तो दोस्तों देखिए बच्चा भी उनके पीछे पीछे एक छोटी डंडी लेकर उनके पीछे पीछे उनके जैसी चाल चल देता है। कहने करती है दोस्तों, बच्चा इस आयु में अनुकरण करने में माहिर होता है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आप कहीं सज धज कर बाहर जाते हो, ठीक है, अगर आप मान लीजिए पुरुष हो, आपने अच्छे से मतलब नहाई धोई करी, अच्छे से बाल बना रहे हो, ठीक है, और बच्चा आपको देखता है, आपके जानने के बाद बच्चा दोस्तों उसी प्रक्रिया को दोहराता है, सेम टू सेम। अगर आप एक महिला हो, अगर आप किसी शादी विवाह में जा रहे हो, आप सांस्कृतिक कपड़े पहन रहे हो या किसी प्रोग्राम के लिए तैयार हो रहे हो, तो आपको छोटा बच्चा देखता है ना, तो हूबहू आपके जैसा करने की कोशिश करता है। आपको नाचता हुआ देखता है तो बच्चा सेम टू सेम आपके जैसा नाचने लगता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, इसमें बच्चे में कॉपी करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। आगे देखिए, शिशु में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस लाइन को समझिए, शिशु में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, इस उम्र के बच्चे में किसी भी प्रकार का छल, कपट, झूठ आदि नहीं पाया जाता है, आदि बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? अगर बच्चा सच में डर गया है तो वह दोस्तों मूल प्रवृत्ति होगी उसका रोना, नहीं कि वह अपने डर को छुपा पाएगा। उसका डर है वो रोने के रूप में बाहर आ जाएगा, और रोना उसकी मूल प्रवृत्ति है। अगर बच्चे को किसी चीज़ से क्या मिली, खुशी मिली, और वह खुश हुआ, तो दोस्तों उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये नहीं हुआ होगा कि दोस्तों उसके मन में कुछ चल रहा है और वह मुस्कुरा रहा है। उसके अंदर कट्टरता बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुस्कुराते रहते हैं और अंदर कुछ ना कुछ उनके तीरंदाजी चल रही होती है, कुछ ना कुछ षड्यंत्रबाजी चल रही होती है। तो कहने करते हैं उन लोगों के जैसे बच्चे में मूल प्रवृत्तियां नहीं आती हैं, जो मूल रूप में होती है ना, वही मूल प्रवृत्ति आती है। अगर बच्चा रोने लगता है तो व्यवहार में देखिए वह आपसे चिड़चिड़ा हो जाएगा और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगेंगे, उसके नकली आंसू नहीं आएंगे। दोस्तों कुछ बच्चे अपवाद हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, पर ये बोल रहा है कि 99%। कुछ बच्चे दोस्तों वो बोलते हैं ना, अभी जो बच्चों की नई जनरेशन आई है उसको बोलते हैं बेटा जनरेशन। बेटा कहने का अर्थ है जो 1 जनवरी 2025 के बाद जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको जो महान वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने बेटा जनरेशन का नाम दिया है। इस दिनांक के बाद जन्मने वाले बच्चों का जो इंटेलिजेंट लेवल है और आईक्यू लेवल है वो पीछे जन्मे बच्चों से कहीं अधिक है, और वह टेक्निकल चीज़ों को समझने या सीखने में ज़्यादा पीछे वाले बच्चों से कुशल हैं। इस बात की वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। आगे बढ़ते हैं। शिशु में जन्म से उत्तेजना संवेग पाया जाता है तथा 2 वर्षों की आयु तक लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। दोस्तों इसमें एक संवेग है जो है डर, ठीक है, इस पर हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे रोना है, ठीक है, अपनी आवाज़ें निकालना है, ठीक है, आंसू आना है, ठीक है, तो ये सारे जो हमारे स्वयं है वो ये बच्चे में आ जाते हैं। दोस्तों डर नाम का स्वयं है ना, ये बच्चे में करीब 1.5 से 2 वर्ष बाद बच्चे के अंदर आता है। कैसे आता है मैं आपको अभी एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बच्चा है और वहीं एक बड़ा व्यक्ति है, ये इसको बड़े व्यक्ति को 2 नंबर पर ले लेते हैं।
दो की आयु 18 वर्ष के आसपास है और इस बच्चे की आयु करीब 1.5 वर्ष के आसपास है, 1.5 के आसपास है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा जब इसके पास आप देखते हो कि जब इसके पास से कोई जानवर गुजरता है, जैसे मान लीजिए इसके आसपास से एक सांप गुजरा, तो ये क्या करेगा, उस सांप को पकड़ लेगा, उसके साथ खेलने लग जाएगा। और वहीं यह व्यक्ति उस सांप को देखकर भयभीत होकर वहाँ से भाग जाएगा। आप वीडियो में, रील्स में कभी आपने लाइव देखा होगा कि बच्चा जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनके साथ वह आसानी से खेल रहा होता है। वह दीवारों पर लटकी छिपकली को आसानी से पकड़ लेता है। जैसे घर में हम बच्चा बैठा रहता है, आंगन में बैठा रहता है, उसके आसपास से कोई छोटा जीव जंतु गुजर रहा होता है, वह उसको तुरंत पकड़ लेता है। देखिए दोस्तों, वह जीव जंतु उसके आगे आगे भागने का प्रयास करता है और वह उसके पीछे पीछे हो लेता है, और हम क्या करते हैं, उससे डरकर दूर भागते हैं। तो दोस्तों, ये डर नाम का संवेग है ना, ये 2 वर्ष या 1.5 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति में विकसित होता है। अन्य सभी संवेग बच्चे में विकसित होने लगते हैं, जैसे चुंटी काटने पर क्रिया करना, एक्शन का रिएक्शन करना, और किसी भूख प्यास आदि लगने पर रोना, ठीक है, सूसू करना। ये सारे संवेग बच्चे में जन्म से ही होते हैं। उबासी लेना, नींद लेना आदि इस प्रकार के संवेग। आगे देखते हैं। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया है, तो बच्चा होता है उसमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आप छोटे बच्चे को साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा ये पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप उसको पेपर पर कुछ भी करवाइए, बच्चा बहुत कम सीखेगा। आप उसको 100 करवाओगे, बच्चा 2 सीखेगा। ठीक है दोस्तों। तभी दोस्तों देखिए, जब बच्चा पहली कक्षा में आता है या दूसरी कक्षा में होता है, तब उनको क्या दी जाती हैं, चित्रों वाली किताबें दी जाती है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के चित्र होते हैं। उनको देखकर बच्चा सीखता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बच्चों को ऐसे सिखाएं कि बोलो बच्चा कै, खे, घे, घेड़, ऐसे नहीं सीखेगा। बच्चा ऐसे सीखेगा, कै से कबूतर, खे से खरगोश। उस खरगोश को देखकर उस बच्चे को खे याद रहता है, न कि खे से खरगोश याद रहता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि बच्चा कॉपी कर सीखता है, अनुकरण करता है। जो भी चीज़ें देखता है उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है। अच्छे बुरे का सेंस उसमें नहीं होता है। आगे देखिए। जन्म से 3 वर्ष, क्या जन्म से 3 वर्ष तक हड्डियों में तीव्र वृद्धि होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उसका वजन होता है 2 kg के आसपास औसतन। अगर एक हेल्दी बच्चा होगा तो उसका एवरेज वजन 2 kg होगा, और 3 वर्ष तक उस बच्चे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 12 से उसमें करीब वजन चला जाएगा 15 से 18 के बीच। देखिए दोस्तों, कितना गुना बढ़ा, 9 गुना, उसमें 8 या 9 गुना वजन उस बच्चे में बढ़ जाता है। और उसकी हड्डियों का विकास इसी उम्र में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर औसतन 306 के आसपास हड्डियाँ होती है, जो जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वह टूट कर उसमें जुड़ने लगती है। और दोस्तों, ये 306 नहीं होती है मेरे अनुसार, ये 365 के आसपास या ऐसा कुछ होता है। मुझे अभी याद अच्छे से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे एक पुरुष में या एक वयस्क व्यक्ति में औसतन हड्डियाँ होती है। बच्चा जब जन्म लेता है जन्म के समय दोस्तों बच्चों में करीब 300 के आसपास हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये एवरेज है दोस्तों, इससे ये 1 या 2 कम ज़्यादा भी हो सकती हैं दोस्तों। औसतन बोर्ड यही मानता है दोस्तों, और साइंटिफिक रूप से यही माना जाता है
कि बच्चे के जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है दोस्तों। जब वह एक वयस्क व्यक्ति बनता है, मतलब वह 18 वर्ष का होता है, उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती है दोस्तों। ये बाकी हड्डियाँ कहाँ चली जाती हैं दोस्तों? ये हड्डियाँ दोस्तों ये आपस में इस प्रकार होती हैं दोस्तों, एक के ऊपर होती हैं। जैसे बच्चा बढ़ता जाता है यह आपस में आगे आकर जुड़ने लगती हैं। इस प्रकार इन हड्डियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। जब हम मानव कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम शेषो अवस्था पढ़ रहे हैं। शिशु में जन्म से उत्तेजना स्वयं पाया जाता है तथा 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी स्वयं विकसित हो जाते हैं। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, हमने पढ़ लिया। जन्म से 3 वर्ष तक हड्डियों की तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। मस्तिष्क के सेरिबेलम व सेरिब्रम भाग का विकास होता है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा इसमें आपका टाइम लेना चाहूँगा, क्यों दोस्तों ये समझने वाली बात है दोस्तों। चलिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको आग्रह करूँगा कि आप अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ये भाग होता है ये दोस्तों हमको एक तरफ दिख रहा है, और ये हमारा होता है ब्रेन, और ये हमारी है दोस्तों जो आपको दिख रही है, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा समझ लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा सीपीयू है, और ये इसकी जो प्रोसेसिंग है, हार्ड डिस्क है, वो ये है ब्रेन, और ये सारा सीपीयू का तंत्र है, और ये वो वायर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डाटा आता जाता है। आप इसको इस प्रकार समझिए। ये दोस्तों जो हमारा ब्रेन है, इसको जो अंदर का भाग है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, और जो ये भाग है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये दोनों ही ब्रेन के पार्ट है, पर जो ब्रेन का कोर है वो है सेरिबेलम, जो ब्लू वाला भाग आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो बाकी बच गया वो हमारा मस्तिष्क है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। मस्तिष्क को कैसे बांटा जाता है? ये है हमारा अग्र मस्तिष्क, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, और ये हमारा पश्च मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। इसमें जो हमारा सेरिबेलम भाग है दोस्तों, यह हमारा एनी टाइम कार्य करता रहता है, यह कभी नहीं बंद होता है। जैसे हार्ट कार्य करता है ना, वैसे कार्य करता है दोस्तों। ये हमारा ब्रेन है, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। किस प्रकार कंफ्यूज हो जाता है, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूँगा, और आप उसको फिर शारीरिक शिक्षा में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जब हम क्या है कि गहरी निंद्रा में सोए रहते हैं, ठीक है, और हम सपने में भी दौड़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सपने में दौड़ कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। सपने में कर रहे होते हैं, न कि रियल में, और हमारी ब्रेन उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता है, उसको परिभाषित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जैसे हम दौड़ते हैं उसी प्रकार हमारी बॉडी जब हाँफती है ना रियल में, वैसे ही हमारी सोते सोते की बॉडी हाँफने लगती है और बहुत सारा पसीना आने लगता है। जैसे हम दौड़ के दौरान हमारी एनर्जी डाउन होती है, वैसे ही हमारी सोते सोते की एनर्जी डाउन होने लगती है। इस प्रक्रिया में हमारा ब्रेन है वो क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा शरीर अब किस दिशा में है, अब किस स्थिति में है, इसको समझ नहीं पाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ये जो है सेरिबेलम, ये इसको
नियंत्रण करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेरिबेलम है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है दायां भाग और एक बायां भाग। हम दाएं भाग से सोचते हैं और बाएं भाग से हम चीज़ों को याद रखते हैं। जब हम किसी चीज़ या विषय पर सोचते हैं तो आप देखिएगा आपके दाएं माथे की नस है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। जब आप किसी चीज़ को याद करते हो तब आपकी बाएं माथे या खोपड़ी की जो नस है, स्पाइनल कोड है, वो तेज़ी से चलेगी। दोस्तों, इस उम्र के बच्चों में स्पाइनल इसका सेरिबेलम और सेरिब्रम का विकास होने लगता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चा कल्पनाएं भी करते हैं, मैंने आपको बताया है। और यह उम्र होती है बच्चे की एक कोरे पन्ने की जैसी होती है। मान लीजिए सफ़ेद पेन्ना है, ब्लैंक पेज है, उसके जैसा उसका व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, उस पर जीवन में वो जैसे जैसे सीखता है ना दोस्तों, वह जीवन में कभी नहीं भूलता है। आप छोटे बच्चे को कोई बात बता दीजिएगा, अगर वह अच्छे से उसको सीख गया ना, वह कभी नहीं भूलेगा। जैसे आपने बचपन में क ख, गिनती, पहाड़े, वर्णमालाएं ये सारी याद की, आप आज तक भी भूल पा रहे हो क्या? नहीं भूल पाओगे। इसीलिए ही बच्चे को भाषा, अंकगणित का ज्ञान बचपन में ही दे दिया जाता है। इस मामले में कुछ और देश हैं, वो इस मामले में और अधिक अहम भूमिका इस पर रिसर्च करके निभा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना बचपन में बच्चों में ऐसी रुचियां पैदा करते हैं जैसे वह प्रैक्टिकल करवाने की ज़्यादा प्रयास करते हैं। जब बच्चा बार बार क्रिया करता है ना, तो उसको भी जल्दी सीखता है बच्चा। वो चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को जैसे हम बोलते हैं ना, खोल देते हैं, पूरी चीज़ को खोल दिया और उसको बोलते हैं कि इसको आप वापस से असेंबल करो, इसको जोड़ो। तो इस प्रकार उसके सोचने की क्षमता अधिक बढ़ती है। बचपन में अगर आपका दिमाग अच्छे से खुल गया, अच्छे से विचार करने लगा, तो दोस्तों आप आगे चलकर एक चिंतनशील व्यक्ति बनने की संभावना अधिक बन जाती है। आपको सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, और ये माथे में या अपनी खोपड़ी में कहाँ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करवाया जाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, इसमें दे रखा है शारीरिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप में करवाया जाना चाहिए। दोस्तों, जब बच्चा 3 या 3.5 का हो जाता है, उसके बाद हम शारीरिक क्रियाएं स्वतंत्र रूप में करवा सकते हैं बच्चे की आयु के अनुसार। ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा है, ठीक है, आप उसको 20 kg वजन उठा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके आयु के अनुसार उसको शारीरिक क्रियाएं करवाई जा सकती है, जिससे बच्चे के शारीरिक वृद्धि अच्छे से होगी और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होने की पूर्ण संभावना रहती है। आगे आत्म प्रेम की इच्छाएं प्रबल होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया बच्चे अपने में खोया रहता है, अपने आप से प्रेम करने लगता है। आप देखिएगा छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं और खुश होते हैं मन ही मन कि मैं कितना सुंदर हूँ। ठीक है, वो किसी से नहीं पूछते हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। उनमें इस प्रकार की इच्छाएं बहुत प्रबल होती है। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तब उसको पता चलता है कि मैं कितना काला हूँ, दब्बा हूँ, बद्दा हूँ, या सुंदर हूँ, या मेरे से अच्छा कोई और सुंदर है, तब उसको रियलाइज होता है। आप देखिएगा छोटा बच्चा है, वह कितना भी कैसा भी हो, पर वह अपने आप को हीरो ही समझता है, अपने बालों को खड़ा करता है, देखकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम वृद्धि और विकास की अवस्थाएं में अब हम पढ़ने वाले हैं। अगली अवस्था है जो हमारी है बाल्यावस्था। ये होती है 6 से 12 या इसको 12 से 13 या 12.5 के आसपास होती है। इसको आप अमूमन 12 ही समझे, 6 से 12 अधिकतर किताबें इसको 6 से 12 ही लिखती हैं बाल्यावस्था को। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इसको 6 से 13 डिफाइन करते हैं। लगभग दोस्तों 90% है वो किताबें 6 से 12 को ही बाल्यावस्था मानती है।
तो हम भी उसी अनुरूप कार्य करेंगे। बोर्ड भी दोस्तों इसको 6 से 12 मान चुका है। शायद 2011 का क्वेश्चन था, उसमें यह क्वेश्चन कोर्ट में गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। बाल्यावस्था के दौरान दोस्तों क्या होता है, जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वह एक बार रुक जाता है, उसमें थोड़ी स्थिरता आने लगती है। किस मुकाबले? शेषावस्था के मुकाबले। बालक में, आगे देखिए, बालक में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण तथा पूर्व अनुभव को याद रखने की योग्यता उत्पन्न होती है। दोस्तों इस उम्र में बच्चा कल्पनाओं से बाहर निकलता है, आत्म प्रेम को छोड़कर नई नई चीज़ें हैं उनको रियलाइज करता है। इसमें संवेदनाएं हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था डर एक संवेदना थी, वह 2 वर्ष के बाद हो जाती है और इसमें सभी संवेदनाएं बच्चे में विकसित हो चुकी होती हैं। प्रत्यक्षीकरण, अब बच्चा चीज़ों को अच्छे से प्रत्यक्ष रूप में सीखने लगता है। अब बच्चे को गणित, विज्ञान पढ़ाया जा सकता है। बच्चा शब्दों को समझकर, पढ़कर अब बच्चा कल्पना करने लगता है। जैसे आप होली का लेख पढ़ते हो, उस दौरान क्या करते हो, जब आपको होली का लेख पढ़ने को दिया जाता है तो आप जैसे जैसे लेख पढ़ते हो आपके दिमाग में एक छवि बनने लगती है। होली ऐसे होती है, वह ऐसे ऐसे जलती है, उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं, होली के दिन गाना गाए जाते हैं, रंगों से एक अच्छा रंगोत्सव बनाया जाता है जिसमें रंगों और गुलाल एक दूसरे पे बरछाए जाते हैं। तो आपके मन में ऐसे ऐसी छवि बनने लगती है ना, वही इसमें कहता है कि बच्चा इसमें क्या करने लगता है, प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। और बच्चा पूर्व अनुभव, उसने पीछे जो अनुभव लिए हैं, दोस्तों मैं शेषावस्था की नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए बच्चा 10 साल का हो गया है और उसने 8-9 की उम्र में जितने भी कार्य किए गए हैं तो उनसे अनुभव लेने लगता है। अगर उस बच्चे ने अगर गलत कार्य किया और उसका परिणाम उसको गलत मिला, उसको दंड मिला, तो वो उस कार्य को आगे नहीं करेगा। वह सोचेगा कि मैंने पिछली बार ऐसा किया था, मुझे क्या मिला था, चांटे मिले थे या प्रोत्साहन मिला था, इनाम मिला था या दंड मिला था। बच्चा इस बीच में तुलना करने लगता है। आगे देखते हैं। और उसमें दोस्तों याद रखने की जो मेमोरी जो होती है उसकी बहुत अच्छी होने लगती है दोस्तों। अगले हम देखते हैं, बालक में नैतिक गुणों तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। दोस्तों यह लाइन पूर्णतः सत्य नहीं है, यह बात डिफाइन करती है कि समाज का वातावरण कैसा है। दोस्तों अगर यहाँ पर जो लेखक है वो यही मान रहा है कि अगर सामाजिक बच्चे में अच्छे गुण आते हैं या बच्चा सामाजिक होने लगता है तो वह लेखक मानता है कि समाज का जो वातावरण है वो सकारात्मक है, अच्छा है। अगर समाज में गुंडागर्दी, कुरीतियाँ, अनैतिकता, असुरक्षा, ऐसी चीज़ें फैली हुई है तो व्यक्ति में नैतिक गुण होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। एक नैतिक व्यक्ति बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। वहीं एक अच्छा समाज है दोस्तों, तो यह अवस्था बच्चे के जीवन के लिए बहुत बड़ी एक बोल सकते हो सहायता या सहारा साबित होती है। इस उम्र में दोस्तों जब बच्चा 12 या 10 के बीच होता है तब वह अपने क्षेत्र को तय करता है कि वे किस क्षेत्र में जाना चाहता है। बच्चे में फौजी बनने, पुलिस बनने, डॉक्टर बनने और विभिन्न पेशेवर बनने की जो लालसाएं हैं वो धीरे धीरे बच्चे में उत्पन्न होने लगती है। आगे देखिए, इसमें दोस्तों इस लाइन में एक बात और समझने की
इस लाइन से हम एक बात और समझ सकते हैं, बालक में नैतिक गुणों का विकास होता है। देखिए दोस्तों, अगर समाज अच्छा होगा ना तो जो बालक है ना उसमें अच्छे नैतिक गुण आएंगे, फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक होगा, वह भी समाज के जो अच्छे कार्य हैं उनमें अपना योगदान देने लगेगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा, महिलाओं का आदर करेगा, बच्चों को समान प्यार देगा। दोस्तों, इस प्रकार बच्चा अपने नैतिक गुणों को प्राप्त करता है। आगे, बालक बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। बाल्यावस्था के जो बालक बालिकाएं हैं उसमें संग्रह, संचित, इकट्ठी करने की जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वो इस उम्र में बहुत प्रबल होती हैं। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर बच्चा मान लीजिए कि ये उसका स्कूल का रास्ता है, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने स्कूल की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो अगर उसको यहाँ पर कुछ चमकीली चीज़ें दिख गई, जैसे नैन पॉलिश की जो डब्बी है वो दिख गई, या कोई चमकीला पत्थर दिख गया, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको उठा लेके और अपने जो घर है ना उसमें, अपने जो जहाँ पर वो रहता है उसमें रख देगा। उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें लगी जो उसको अच्छी लगी, वह उसको ले लेगा या खरीद लेगा और उसको अपने पास रखेगा। जैसे इस अवस्था के बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो खिलौने हैं, एट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उसमें वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, उसको और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था के बच्चों में रचनात्मकता होती है ना दोस्तों, जो क्रिएटिविटी बोलते हैं, कोई दो चीज़ों को जोड़कर तीसरी चीज़ बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, इस आयु के या इस अवस्था के बच्चों में बहुत ज़्यादा अधिक प्रबल होती है। और इसमें बच्चा संचित करता रहता है, चीज़ों को इकट्ठी करता रहता है, कहीं से भी कुछ उठा ले आएगा, किसी दोस्त के जूते ले आएगा, किसी के कपड़े ले आएगा, दुकान से कपड़े खरीद लेगा। इस प्रकार क्या है कि बच्चे अपने पास इकट्ठा करता रहता है। अगला है, गामक क्षमता का परीक्षण दिया जा सकता है। हाँ दोस्तों, इसमें इस आयु के बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। कैसे? अगर एक बच्चा फुटबॉल का प्लेयर है तो उसको क्या है कि जो फुटबॉल की टेक्निक है, स्किल है, वो सिखाई जा सकती है। इस आयु में बच्चा टेक्निक सीखने के लिए पूरा का पूरा प्रशिक्षित हो चुका होता है, वह इस चीज़ के लिए अपने आप को योग्य मानता है और वह सीख भी सकता है अगर उसको एक अच्छा ट्रेनर या एक अच्छा टीचर उसको सिखाए। आगे देखिए, भावनाओं का स्त्रीकरण होता है। दोस्तों, इसमें क्या होती है, बच्चे की भावनाएं होती है ना, वो स्त्रीकरण होती है। स्त्रीकरण कैसे होती है? जैसे आपने इस अवस्था के बच्चे को क्या कर दिया, डांट दिया, तो दोस्तों वो आपसे कई दिन तक क्या है कि खफा रहेगा, मतलब आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपसे दूरियां बना लेगा, ठीक है, आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि भावनाओं का स्त्रीकरण रहता है, भावनाएं बच्चे में रुक जाती है। अगर बच्चा आपसे अगर इस आयु का अगर दोस्ती कर लेता है तो आपका वो बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, उससे आप कुछ भी कार्य करवा सकते हो। अगर आप उससे गलत कार्य करवाओगे तो भी एक बार तो वो कर देगा। इसमें भावनाओं का स्त्रीकरण होता है, भावनाएं एक जगह स्थिर हो जाती है। आगे है, सामाजिक व्यवहार में समायोजन की शक्ति का विकास होता है। इसमें क्या है दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए। अगर मान लीजिए समाज में या मोहल्ले में क्या है कि एक जागरण है, क्या है, जागरण है, और यहाँ पर क्या है, स्टेज लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इस आयु के बच्चों में क्या होता है कि सेवा भाव बहुत होता है। दो बच्चे मिलकर, इन सभी लोग बैठे हैं ना, इनको चाय पानी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, ये दोनों बच्चे सप्लाई कर देंगे। और आप देखिएगा जागरण जंबो में इस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, भंडारों में, जागरण में, शादी विवाह में या अन्य किसी पार्टियों में। आप देखिए वह बहुत उत्साहपूर्वक के अपना योगदान देते हैं, वो समाज के साथ पूरा समायोजन करते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो फिर तो कहना ही क्या, वो आपके लिए
आसमान से भी तारे तोड़ लाएंगे। आगे देखिए, अगली अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था, सबसे भयानक अवस्था। एक बच्चे के जीवन में उथल पुथल मचा देने वाली व्यवस्था है दोस्तों, अवस्था है। यह बच्चे के जीवन को पूरा का पूरा बदल कर रख देती है। इसमें बच्चा वो चीज़ें सीखता है, उस यानी वो परिवर्तन बच्चे के अंदर आते हैं जो उसने आज तक ना तक कभी सुने हैं, ना देखे हैं, ना कभी महसूस किए हैं। देखिए, किशोरावस्था ये होती है दोस्तों 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था पर किसी भी विद्वानों का आपस में कोई मतभेद नहीं है। सभी किताबें किशोरावस्था को 13 से 18 मानती है। जो विवाद है वो बाल्यावस्था पर है। ठीक है, अब वो आप बोलोगे वो तो क्या थी, 6 से 12 थी। तो दोस्तों इसको 13 से 18 इसलिए मानते हैं कि उसमें थोड़ा विवाद है, पर सभी किताबें इसको 13 से 18 मानती है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था पर एक महान वैज्ञानिक विद्वान हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने पूरी की पूरी किशोरावस्था पर एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप उनको पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने में आप अपना समय ज़ाहिर करोगे, क्योंकि इससे एक आधा क्वेश्चन आने वाला है, वो इसी से ही आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा डीप स्टडी करोगे तो आप डीप में ही रह जाओगे। आप पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आप जो यूट्यूब पर अर्थ व्यर्थ की चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही है या कोचिंगों के प्रति आपको अट्रैक्टिव किया जा रहा है, तो आप उन चीज़ों से बचें। क्योंकि दोस्तों कोचिंग संस्थान होते हैं ना, वो अपने अर्थ धन के लिए आपके जीवन से भी खेलने में उनको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं आता है। लगभग वो सभी अपने अर्थ के लिए कार्य करते हैं। अर्थ का अर्थ होता है यहाँ पे धन। आप उसको 1 महीने फीस न देकर देखिए, चाहे आपका भविष्य कैसा भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोचिंग कर ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं की है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपकी कोचिंग हो गई है दोस्तों, तो आपको मैं आग्रह करूँगा कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। मतलब आपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करो, विषय को बार बार पढ़ो। अब उस पर रिसर्च करने वाली ऐसी कोई बात नहीं रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपने कोचिंग कर ली तो ये नहीं है कि 100% आपका क्या है कि सिलेक्शन श्योर है कि मैं तो ये देखो मैं तो कोचिंग करी है, मेरा तो सिलेक्शन बस हो गया। दोस्तों ये अपनी अंतरात्मा को शांति अनुभूति देने वाली बात है। आप किसी दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहे हो, बल्कि अपने आप को ही बना रहे हो। दोस्तों अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों ने पीछे 3 बार कोचिंग की थी, वो भी अलग अलग कोचिंगों से। वो तो अब तक राजस्थान टॉप कर गए होते, पर उनका जब मेन लिस्ट आई तो पता ही नहीं चला कहाँ थे वो। आगे देखिए, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक स्टैनले हल थे। ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इससे आपके शारीरिक शिक्षा के दौरान ऐसी 5 से 6 पुस्तकें हैं जिनके विद्वानों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जो एक तो ये हो गई एडोलसेंस, और आगे कुछ 2-4 पुस्तकें और आएगी। उसको आप क्या करिए, जो जितनी भी पुस्तकें हैं आपको शारीरिक शिक्षा में पढ़ने को मिलती है या उनके विद्वानों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसी किताबों को मैं आपको हेडलाइन या वो ऐसी किताबों की मैं आपको हेडलाइन दे दूंगा, और आप उसको एक पेज पे अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि जब आप रिवाइज करो तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। और अगर उनमें से एक क्वेश्चन आता है तो वो तो आपके लिए गोल्डन ऑफर है। आगे देखिए, यह शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है दोस्तों।
इस अवस्था के दौरान आपका शारीरिक विकास, अंग प्रत्यंग सब कुछ आपका विकसित हो चुका होता है। अब आप इस अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति बन चुके होते हो। आप अपने जीवन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके निर्णय स्वयं ले सकते हो। इस काल में कल्पना, सोचने समझने और तर्क की शक्ति, बुद्धि का अधिकतम विकास देखा जाता है दोस्तों। इस उम्र में आप किसी भी चीज़ पर कल्पना कर सकते हो। किसी के विषय, अगर कोई विषय है उस पर आप 4 प्रकार से या 5 प्रकार से उस पर सोच सकते हो। ठीक है, सोचने समझने, अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो आप उस पर सोच सकते हो, उसको समझ भी सकते हो अपने आप। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है, आपसे कोई कोई मतलब ऐसी चीज़ बता रहा है तो आप उस पर तर्क कर सकते हो। जैसे आपको कोई धर्म के बारे में गलत चीज़ें बता रहा है तो आप उस पर तर्क कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। ठीक है, पीछे तो ये चीज़ नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये जो आपकी तर्क करने की शक्ति अधिक होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास इस आयु में हो जाता है। आगे देखिए, किशोरावस्था में स्थिरता व समायोजन का अभाव पाया जाता है दोस्तों। इस आयु के बच्चे क्या होते हैं कि अगर उसमें स्वयं आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आएंगे। अगर थोड़ी आपसे अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो वह थोड़ी देर में आपका वापस दोस्त बन जाता है। ठीक है, और इस आयु के बच्चे समाज के साथ समायोजन नहीं करते हैं दोस्तों। आप देखिएगा, हमने बाल्यावस्था के बच्चे पढ़े थे। ठीक है, अगर कोई जागरण जंबा है, ठीक है, तो उसमें वो क्या है, बहुत प्रोत्साहित होकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। किंतु इस आयु के बच्चे समाज को अपना जो रोकने वाला जो अवरुद्धतम है, ठीक है, ऐसे मानते हैं, रोड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं? समाज को। ये मान लीजिए समाज है और ये एक बच्चा है। ठीक है, तो ये बच्चा है ना इस आयु का, वो समाज को रोड़ा मानता है। क्यों मानता है दोस्तों? इस उम्र में बच्चे में सभी प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। प्रेम, मोह, भाव, इस प्रकार वह अपने अलग, जैसे एक लड़का है, ठीक है, तो वह क्या कि अपने अपोजिट होता है, उससे प्रेम स्नेह करने लगता है, जो समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता है। वह ऐसे कार्य करता है जो समाज को बिल्कुल भी स्वीकार्य या स्वीकार नहीं करता है समाज। तो इस प्रकार इस आयु का बच्चा समाज को अपना रोड़ा, रुकावट मानता है कि ये समाज ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस समाज को मैं ख़त्म कर दूंगा। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बुज़ुर्गों को इस आयु का व्यक्ति अपना दुश्मन मानता है कि ये बुढ़ा है ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन यही है मेरा, यही मेरा काम नहीं बनने देता है। अगर ये नहीं होता तो मेरा काम आज बन जाता। आगे बढ़ते हैं। कामोन्द्रियों की प्रवक्ता और काम शक्ति का विकास इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। कामोन्द्रियाँ होती है जो आपकी सारी आपकी जो इंद्रियाँ है वो इस आयु में पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। आपके पूर्ण जननांगों का विकास हो जाता है। आपकी कामुकता शक्ति है वो भी विकसित हो जाती है। इस काल में, इस अवस्था में प्रेम भाव या मोह या जो आप आज की मॉडर्न भाषा में बोलते हो फ्रेंडशिप वगैरह, इन सब की क्या है कि विचार आने लगते हैं। आगे देखिए, किशोर अपने परिवार और विद्यालय से ज़्यादा मित्र समूह का महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 के पेपर में भी पूछी गई है दोस्तों। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, वो आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये मान लेते हैं विद्यालय है, स्कूल है, या मान लेते हैं फैमिली है, और ये मान लेते हैं मित्र ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, और ये मान लेते हैं एक बच्चा है। ठीक है दोस्तों, इस आयु का बच्चा अगर स्कूल में कुछ भी कितना भी पढ़ा दें या घर वाले कुछ भी कितना भी समझा दें, अगर एक दोस्त का कॉल आ गया कि चल आजा प्रोग्राम तैयार है, तो वो कितना भी स्कूल वालों के समझाने पर, अपने परिवार वालों के समझाने पर लुक छिप कर
वह अपने दोस्त के साथ निकल लेगा। स्कूल में कुछ भी पढ़ा दिया हो, फैमिली ने कुछ भी कह दिया हो, और दोस्त ने अगर कुछ कह दिया तो उसी को सत्य मान लेगा, कि बोलेगा स्कूल वाले ऐसे ही बड़वे हैं, फैमिली वाले ऐसे ही करते रहते हैं और सारा दिन करते रहते हैं। पर दोस्त ने कहा है ना, वो ही अंतिम सत्य है। दोस्त ने कह दिया मतलब ब्रह्मा जी ने कह दिया, इस प्रकार मानता है वो। इस आयु का बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है। बड़े जैसे 10-10 लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे। एक ने कह दिया वही सब मान लेंगे। अगर बोल दिया कि चलो कल घूमने चलते हैं, उसके साथ हो लेगा। घर पर चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो वो उसको देखेगा नहीं। घर वाले चाहे कुछ भी करें, जिए या ना रहें, वो अपने साथ निकल लेगा अपने दोस्तों के साथ। और स्कूल में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर फ्रेंड्स ने बोल दिया ना कि आज स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल में क्यों ना बमबारी क्यों ना हो जाए, वह स्कूल जाएगा ही नहीं और अपने फ्रेंड्स के साथ निकल लेगा। आगे बढ़ते हैं। इस उम्र का बच्चा ना दोस्तों अपना जो मित्र समूह होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे ही देता है। उनको ये अपनी दुनिया मानता है कि जो इस धरती पे ना, जो इस धरती को बनाने वाले हैं वो मेरे फ्रेंड्स ही है और किसी ने नहीं बनाया है। अगर ये धरती चल रही है ना तो मेरे ग्रुप के अनुसार चल रही है। अगर मेरा ग्रुप नहीं होता तो इस दुनिया का क्या होता, इस प्रकार की वे कल्पनाएं करने लगता है। अगर उनमें से एक बच्चा थोड़ा गुंडागर्दी में है या मॉडर्न है थोड़ा, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें भी उसको सिखा सकता है जिससे उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। दोस्तों आज जब आप अपने विद्यालय में जाओगे तब आप देखोगे ये सारी चीज़ें, प्रत्यक्ष देखोगे। आपको अपने सिलेबस में ये चीज़ें इसलिए दी गई है कि जब आप स्कूल में जाओ तो इस प्रकार की आपको चीज़ें दिखें तो आप उनको किस प्रकार हैंडल करो, उनका किस प्रकार समाधान करोगे। ये एक विद्यालय आपसे चाहता है या बोर्ड आपसे चाहता है कि आप किस प्रकार इस चीज़ को हैंडल करोगे। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की तीव्र भावना होती है। दोस्तों ये पीछे वाली लाइन हमने पढ़ी थी, किशोरावस्था में स्थिरता। क्या दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, किशोरावस्था में स्थिरता व समायोजन का अभाव शब्द है दोस्तों, अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये लाइन देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की तीव्र भावना होती है। दोस्तों समायोजन और सामाजिक कार्यों में दोनों में अंतर है। अभी मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि पीछे तो आपने बताया था उसमें अभाव पाया जाता है और इसमें उस कार्य को करने की तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको, आप आगे चलकर कंफ्यूज ना हो। समायोजन का अर्थ होता है दोस्तों, समाज ने कोई भी चीज़ बता दी, सही बता दी या गलत बता दी, उसके साथ बच्चा मिलकर चलेगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु सवाल नहीं गिरेगा। वही सामाजिक कार्य है। ठीक है, अगर सामाजिक कार्य गलत है या सही है तो इसमें बच्चा सवाल उठाएगा। ठीक है, अगर उसको अच्छा लगा तभी वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद करेगा, अन्यथा नहीं लेगा। जैसे शादी हो गया वह उसमें भाग ले लेगा, पार्टी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, ठीक है, और कुछ चीज़ें होगी उसमें भाग ले लेगा। पर सामाजिक, जैसे इस आयु का बच्चा, अगर आप बोलोगे कि चल चल बच्चा पूजा पाठ में बैठ जा, तो नहीं बैठेगा। ये बोलेगा कि पूजा किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, मैं ही क्यों बैठूं इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह आयु मनोवैज्ञानिक तौर पर वृद्धि और विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों इस आयु का बच्चा मनोवैज्ञानिक तौर पर वृद्धि और विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि इस आयु के बच्चे में मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी मानसिक बुद्धि के तौर पर सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, अगर वह एक अच्छे वातावरण में रह रहा है तो, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, शारीरिक परिवर्तन के कारण बालकों में तनाव के लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, जब बच्चा इस अवस्था में आता है, इस दौरान बच्चे के चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, मतलब छोटी छोटी गुमड़ी होती है ना, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, गांठ बोलते हो क्या, वही होने लगती हैं, जिससे बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगता है। विभिन्न जनानंगों स्थानों पर बच्चे के बाल उगने लगते हैं, जिससे वह विचित्र भाव से व्यवहार करता है। और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं दोस्तों, जो बायोलॉजिकल परिवर्तन हैं, उनके बच्चों के जो जनानंग है उनमें परिवर्तन आने लगता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इन चीज़ों में मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो। आगे बढ़ते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना बालक के लिए संभव नहीं होता है दोस्तों। इस आयु के जो बच्चे हैं, अगर उनको गुस्सा आ गया तो वह किसी को पीट देंगे, ये नहीं देखेंगे कि वह कितना बड़ा है क्या है। तभी देखिए दोस्तों, एक जो नेता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस आयु के बच्चों को अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? अगर उस नेता ने उसको बोल दिया कि जा उसको पीटना है या मारना है या उसको गोली मारनी है, तो वो तुरंत जाकर बिना सोचे समझे उसको ठोक देगा। क्यों ठोक देगा दोस्तों? क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसको वह नहीं सोच पाता है कि यह मेरे भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा है। आप देखिएगा, जो युवा है वही इस कार्य में संलग्न है, अवैध कार्यों में संलग्न है, अन्य नहीं है। आपने कभी देखा है कि एक 55 वर्ष का बुजुर्ग है और आपने उसको कहा, लो दादाजी सामने वालों को ठोक दोगे? आपने कभी सोचा है या कभी देखा है? आप देखिए, जो जितने भी गुंडागर्दी आवारागर्दी में जितने भी शामिल लोग हैं, उनकी आयु है वो करीब 17 से 20 के बीच मिलेगी। अगर कोई बच्चा 20 वर्ष तक किसी असंगत में नहीं पड़ता है, तो दोस्तों 90% यह बात निकल कर आती है कि वह आगे भी गलत संगत में नहीं जाएगा। यह दोस्तों एक अनुमान है जो करीब 80 से 90% तक स्टिक बैठता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक चीज़ उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और इन्हीं उदाहरणों को आप याद रखें या अपने उदाहरण बनाएं। इन्हीं अनुरूप आपको परीक्षा के दौरान आसानी से पेपर पढ़ते ही समझ में आ सके। इस काल में विस्फोटक शक्ति तथा अधिकतम शक्ति का तेजी से विकास होता है दोस्तों। कहने का अर्थ होता है, जो व्यक्ति में विस्फोटक एनर्जी होती है वो इस आयु में अधिक होती है। अगर हम व्यक्ति की विस्फोटक ऊर्जा को पहचान लेते हैं, तो हम उसको एक अच्छे से गेम यानी स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। इस उम्र के बच्चे में एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है। अगर हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्पोर्ट्स में डाल देते हैं तो वह अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर वहीं हम उसको स्पोर्ट्स में नहीं डालते हैं, अगर वह गलत संगत में पड़ जाता है, तो अपनी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहीं रिलीज करने के लिए वह गलत कार्य, नशा, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, चौथी अवस्था युवावस्था। दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ी शैशवावस्था, उसके बाद पढ़ी बाल्यावस्था। दोस्तों, इन अवस्थाओं को आप क्रमवाइज याद रखें, और यह कितनी वर्ष तक होती हैं ये भी याद रखें। 3 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? युवावस्था। उसके बाद युवावस्था हमने नहीं पढ़ा 3 नंबर पे। किशोरावस्था, अभी याद है। तीन नंबर पर हमने पढ़ी किशोरावस्था। 4 नंबर पर हम पढ़ने वाले युवावस्था। दोस्तों, सबसे समझदारी की जो अवस्था होती है ना, वो युवावस्था होती है। देखिए किस प्रकार होती है, इसको अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। युवावस्था शारीरिक
क्रियाशीलता व शक्ति का उच्चतम विकास। इस आयु के व्यक्ति, अब हम इसको बच्चा नहीं कह सकते, इस आयु के व्यक्ति में शारीरिक क्रियाशीलता का उच्चतम विकास हो जाता है दोस्तों। मतलब यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक कार्य, श्रम करने में एक अच्छा कौशल प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रतिक्रियाएं, योग्यता, सोचने समझने की शक्ति तथा बौद्धिक उच्चतम रूप होते हैं दोस्तों। इसमें सभी गुण है वो प्रबल रूप में हो जाते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक का अर्थ है कि बौद्धिक रूप में वह प्रतिक्रिया करने लगता है, उसकी योग्यताएं बढ़ने लगती है, वह चीज़ों को समझने लगता है, सोचने लगता है, मनन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, ठीक है, उसकी बुद्धि का उच्चतम रूप पाने लगता है, वह अपने सोचने समझने की जो क्षमता है उसको पीक पॉइंट तक ले जाता है। आगे देखते हैं आयु के प्रकार। आयु के प्रकार दोस्तों, सबसे जो मैंने आपको जब हमने प्रथम कक्षा ली थी उस दौरान मैंने आपको आयु के बारे में बताया था थोड़ा थोड़ा बेसिक रूप से। अब हम उसको डीप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आयु के प्रकार, सबसे पहले कालक्रमिक आयु। कालानुक्रमिक आयु क्या होती है दोस्तों? जो हमारी DOB होती है, डेट ऑफ बर्थ, वही कालक्रमिक आयु होती है। इसमें देखिए पहली लाइन, नैतिक आयु प्रकार में वर्ष, माह और दिनों में आयु की गणना होती है। इसमें क्या होता है, पहली लाइन में आपको समझ में आगे होगा। विधि के तौर पर कालक्रमिक आयु का प्रयोग अधिक होता है। किसी भी प्रकार, मतलब कहने का अर्थ इसका ये है कि जब हम किसी भी कानून या कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो इसी आयु का इस्तेमाल होता है। विभिन्न प्रकार की सरकारी कागजी दस्तावेजों में कालक्रमिक आयु का प्रचलन है। सबसे सरल व प्रचलित तरीका है कालक्रमिक आयु, मतलब DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आगे देखिए, खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग निर्धारण का कार्य कालक्रमिक आयु पर होता है दोस्तों। जब आप अपनी टीम में गए, आप खेलने गए थे, आपकी जो आयु की पहचान है वो आपकी मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड, इन्हीं से ही होती है, या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उससे होती है। ये सारे कागजी डॉक्यूमेंट आपके, इन्हीं के आधार पर आपने खेल में भाग लिया है और आज भी यही प्रचलन में है। अगली है शरीर रचना आयु। ये दोस्तों हमारी हड्डियों और दांतों से पता की जाती हैं। इनसे कैसे पता की जाती हैं दोस्तों? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारा हड्डियों या दांतों का क्या करता है, एक्सरे करता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारी आयु कितनी है। आप दोस्तों जब आप नॉर्मल एक्सरे करवाते हो ना, अगर आपको एक्सरा देखना आता है तो उसके नीचे लाइन लिखी होती है, कुछ कोड लिखे होते हैं, आप उनको देखकर भी अपनी आयु खुद देख सकते हो। इसमें दिया हुआ है, पहली लाइन देखिए, शरीर रचनात्मक आयु निर्धारण में एक्सरे भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए दोस्तों पहली लाइन ही आ गई। बच्चों को विभिन्न खेलों में शामिल करने के लिए शारीरिक शिक्षक को शरीर रचना आयु का ज्ञान होना ही चाहिए दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा PT बनना है या एक अच्छा ट्रेनर या एक अच्छा शारीरिक शिक्षक बनना है तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चा 2nd क्लास में होता है, क्या होता है, सॉरी मान लेते हैं 8th क्लास में होता है, 8th में होता है, ठीक है, उसकी आयु 13 वर्ष होती है, ठीक है। अगर ये, और वहीं एक बच्चा रख लेते हैं 12th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसकी आयु 17 वर्ष है। आप इस बच्चे और इस बच्चों के अगर शरीर देखोगे, कई बार 8वीं क्लास का बच्चा है ना, वो 12वीं क्लास के बच्चे से बड़ा लगता है और 12वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास के बच्चे से छोटा लगता है, ठीक है। ये क्या लगता है, छोटा लगता है। कई बार हो जाता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा शरीर, मोटा सांड जैसा बच्चा है एक, और जब आप उसको पूछते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा, तो वो बोलता है 8th में या 7th में। वहीं एक दूसरा दुबला पतला बिल्कुल कमज़ोर सा पतली हड्डी जैसा होता है, उसको आप पूछते हो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हो,
बोलता है धीमी सी आवाज़ में 12th में। तो आपको इस बात का एक पीटीए या एक कोच, एक ट्रेनर है, शारीरिक शिक्षक होने के नाते आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक बच्चे की जो रियल आयु है वो किस प्रकार निकाली जाती है, और यह आयु देखकर ही आप बच्चे के लिए अच्छा गेम चुन सकते हो। हड्डियों की गुणवत्ता व वर्गीकरण से संबंधित दांतों की संख्याओं से ज्ञात होती हैं। दोस्तों, जब आपकी आयु बढ़ती है तो आप में अलग अलग दांतों का क्रम टूटता रहता है और बढ़ता रहता है। और जब आप 25 के आसपास वर्ष के हो जाते हो या इसके आसपास हो जाते हो तो आप में आती है एक अक्कल जाड़ जानते हो ना आप, जबड़े में होती है ना जाड़, इसको आगे देखिए। शरीर क्रियात्मक आयु, दोस्तों इसको शारीरिक परिवर्तनों से डिफाइन किया जाता है। पहली लाइन देखिए, ये आयु बालक बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तनों में से संबंधित होती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 12 वर्ष का है, ठीक है, और उसमें वे सारे परिवर्तन आ जाते हैं जो एक 14 वर्ष के बच्चों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल तो ये हो रहा है क्योंकि हमारा डीएनए चेंज हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ें 14 वर्ष की आयु में होनी थी वो 12 वर्ष की आयु में आज हो रही है। क्यों हो रही है दोस्तों? हमारा खान पान है वो चेंज हो गया है, हमारा वातावरण चेंज होता जा रहा है, हमारी भौगोलिक दिशाएं चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में डीन्यूक्लियोटाइड अम्ल में परिवर्तन आता जा रहा है। दोस्तों डीएनए क्या होता है, इसको हम पूरा गहराई से जब हम बायोलॉजिकल, जो आपका बायोलॉजी चैप्टर है जिसमें शरीर क्रियात्मक विज्ञान है, उसमें पढ़ेंगे। आगे है, यह आयु बालक बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती हैं, किशोरावस्था में ज्ञात करने में आसान होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम किशोरावस्था के बच्चों में अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। शरीर क्रियात्मक आयु बालक की क्षमता जानकर उसे खेल चयन में सहायता करती है। समझ में आ गया दोस्तों? शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली व हार्मोन के प्रभाव से पता चलता है। इस आयु के बच्चों का दोस्तों जो शरीर क्रियात्मक प्रणाली है, ठीक है, और बच्चे का जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन दोस्तों जो आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, वे आंतरिक क्रियाएं जो हमारे बाहरी शरीर पर परिवर्तन लाती है हार्मोन के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। जैसे आप में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली व हार्मोन, इसको कर लिया दोस्तों। अगली आयु है मानसिक आयु। ये शरीर क्रियात्मक आयु की जैसी है। इसमें क्या होता है, बालक के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन मानसिक आयु के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मानसिक आयु के निर्धारण कर शिक्षक विभिन्न शिक्षण तकनीकों के प्रयोग कर सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व मानसिक प्रयोगता जैसे बौद्धिकता, याददाश्त आदि से ज्ञात होती है। दोस्तों उदाहरण लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक 5th क्लास का बच्चा है और एक 10th क्लास का बच्चा है। दोस्तों 5th क्लास का बच्चा है वो 10th क्लास के विषय पढ़ लेता है या उसको समझ लेता है, वहीं 10th क्लास का बच्चा है वो 5th क्लास के विषय समझ नहीं पाता है और ये इसको समझ लेता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इन दोनों, अगर 10th क्लास के बच्चे की जो मानसिक आयु है ना वो 5th क्लास के बच्चे की जितनी है या उससे कम है, वहीं 5th क्लास के बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 10th क्लास के बच्चे के जितनी है या उससे अधिक है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी लाइन, या आपको उदाहरण ही समझ में आया होगा। आगे दोस्तों शरीर वर्गीकरण। दोस्तों हमारा शरीर किस प्रकार का होता है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, और
वह शरीर है वो किन किन गेमों के लिए परफेक्ट होता है। जैसे दुबला शरीर है, ठीक है, सुडौल मतलब एक बॉडी बिल्डर, एक अच्छा संतुलित शरीर है, और एक मोटा शरीर है। तो हम इनको इससे शरीर वाले बच्चों के, जैसे देखिए दोस्तों, जब हम विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग शरीर के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम उनका शरीर देखकर हम उनको अलग अलग गेम के लिए चुन सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चा पतला है दोस्तों, अगर बच्चा है तो उसको हम एथलेटिक्स में भेज सकते हैं। वहीं एक अच्छा बिल्डर बच्चा है तो हम इसको फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी में भेज सकते हैं। वहीं एक मोटा बच्चा है तो इसको हम वेट लिफ्टिंग में भेज सकते हैं, और आदि ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसको भेज सकते हैं। सबसे अच्छा जो शरीर होता है वो एक नॉर्मल संतुलित शरीर होता है, जिसको सबसे अधिक गेमों में भेजा जा सकता है। इसको हम जूडो में तो नहीं भेज सकते, जूडो में इसको भेज सकते हैं। इसको हमें रेसलिंग में भेज सकते हैं, फाइटिंग में भेज सकते हैं, मुक्केबाजी में भेज सकते हैं। ये फुटबॉल, हॉकी वगैरह ये तो हो ही गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की हमारी कक्षा काफ़ी बड़ी हो गई है, हम इसको अगली कक्षा में करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आप एक बार क्लास अटेंड करने के बाद जो आपको जितना पढ़ाया है उसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ें दोस्तों। मैंने आपको बुक का नाम बार बार बता दिया है, बुक का नाम है फिलांथ्रोपियम। ये दोस्तों अभिनव राठौड़ की पुस्तक है। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये RBD पब्लिकेशन की पुस्तक है दोस्तों। और दूसरा क्या है कि आप 2011, 12, 18 और 22 ये चारों PYQ प्रीवियस हेयर क्वेश्चन पेपर है, इनको डाउनलोड कर लीजिए, इनका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने पास रखिए। ये दोस्तों जब हम जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे ये क्वेश्चन भी हम एक क्लास में ज़रूर लेंगे। जितने भी, जैसे हमारी प्रथम यूनिट कंप्लीट हो जाती है, अगर हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो हम पहली यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं, फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उनको भी हमें एक क्लास या 2 क्लास में लेंगे और उनका ट्रेंड समझने की भी प्रयास करेंगे दोस्तों। ये तो हम करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम 2 बार PYQ है उनका अध्ययन करिए दोस्तों। आपसे कंपटीशन, आपको अगर कंपटीशन फाइट करना है ना तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा। आप अगर एक भेड़ चाल चलते रहोगे तो दोस्तों कुछ नहीं बनेगा। आपको कुछ ना कुछ नए तरीके, नई ट्रिक्स अपनानी होगी, वही आपको अंतिम सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करेगी दोस्तों। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ट्रिक्स बना सकते हो, या कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो आपको याद नहीं हो रही है, बहुत बड़ी है, तो आप एक सॉन्ग बना सकते हो। जैसा भी आपको याद रहे, जिस प्रकार से आप याद कर सकते हो, या बार बार पढ़कर कुछ भी करिए। आप बस एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, फिर देखिए दोस्तों आपका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है। ऐसा मान लीजिए आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं से अपना क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।